दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर अब से थोड़ी देर में होगी ईसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया आपको कि 4 राज्यों और साथ ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, साथ ही केरल और पुडुचेरी चुनाव की घोषणा होने वाली है। मध्य अप्रैल या फिर मई में हो सकता है विधानसभा चुनाव। पश्चिम बंगाल की अगर बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, असम में भी चुनाव है, इसके अलावा तमिलनाडु में भी चुनाव है और केरल में भी चुनाव होने वाले हैं। केरल में 140 और पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटों को लेकर के चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में 294 और असम में 126 सीट पर चुनाव होने वाले हैं, जबकि तमिलनाडु में 234 सीटों पर विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। केरल में 140 और साथ ही पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीट पर चुनाव होने वाले हैं। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अमित हमारे साथ बने हैं। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, अब से थोड़ी देर में ईसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में चुनाव होने वाली है और इसको लेकर के घोषणा की जाने वाली है। बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर के बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुमार ज्ञानेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचेंगे। करीब 4 बजे का वक्त हो चुका है, 4 बज चुका है। कुछ ही 1-2 मिनट के बाद जो है वो कुमार ज्ञानेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएंगे और पश्चिम बंगाल समेत जो 4 राज्यों में चुनाव है, जिसमें केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल, इन सब राज्यों में चुनाव होने हैं। इसको लेकर संभावना है कि इन 4-5 राज्यों को लेकर जो है तिथि की घोषणा जो है वो कर दी जाएगी। लेकिन सबसे हॉट अगर राज्यों की बात करें तो सबसे अहम पश्चिम बंगाल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर आपने देखा कि किस तरीके से एसआईआर को लेकर पहले ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन से मिलती है, फिर अभिषेक बनर्जी इलेक्शन कमीशन से मिलती है और उसके बाद यहां तक नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को मतलब यानी कि इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए जो है वो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा राज्यसभा में लाया जाता है। तो सबसे अहम जो है वो पश्चिम बंगाल की लोकसभा विधानसभा चुनाव पर सबकी नजर होगी और कुछ ही देर के बाद संभावना ये है कि कुछ ही देर के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगा और करीब 5 राज्यों के चुनाव को लेकर संभावना है कि इन 5 राज्यों को में जो चुनाव है इसको लेकर घोषणा हो जाएगी। जो माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में करीब 3 फेज के आसपास जो है वो चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसा संभावना है कि पश्चिम बंगाल में 3 फेज में अलग अलग, चूंकि जो 24 परगना वाला इलाका है उससे 1 फेज में मतलब टोटल 3 फेज में है चुनाव कराने की संभावना है। सोनल, बिल्कुल, और देखिए पश्चिम बंगाल का चुनाव तो महत्वपूर्ण है ही, दूसरी तरफ असम का चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण इस बार होने वाला है और ऐसे में सभी अपनी दल बल के साथ तैयारियां सुनिश्चित कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दल और साथ ही दावे वादे तमाम तरीके से पेश किए जा रहे हैं। इस बीच अगर हम बात करें तो थोड़ी देर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो सभी चीजों को स्पष्ट किया जाएगा। और क्या कुछ अपडेट्स है इसको लेकर, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि मध्य अप्रैल या फिर मई में विधानसभा चुनाव संपन्न हो सकते हैं। अमित, बिल्कुल, देखिए जो संभावना है उसके मुताबिक जो है वो अप्रैल लास्ट वीक में कह सकते हैं कि चुनावों की जो घोषणा है वो वही होगी। अप्रैल लास्ट वीक में खासकर पश्चिम बंगाल के कुछ फेजों में चुनाव हो गए और मई सेकेंड वीक तक जो है ये कमाबेश चुनाव की स्थिति बनी रहेगी, अप्रैल और मई। लेकिन अप्रैल लास्ट वीक में जो है वो चुनावों की मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शुरू हो चुकी है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स दर्शकों तक साझा करने के लिए। Ensuing assembly elections. During these elections, during these visits, the Commission met all the recognized political parties and received their suggestions. The Commission also met the district electoral officers, the SPs, the IGs, the DIGs, and nodal officers of all the enforcement agencies. The Commission also had meetings with the chief electoral officers, chief secretaries and DGPs of the respective states and union territories. The Commission also facilitated the BLOs for doing an excellent work for the SIR. The Commission also interacted with the young and first-time voters and also our sweep icons who are engaged in voter awareness activities. As all of you are aware, these 5
states and UTs represent distinct geographical and cultural landscapes of India. These elections represent not only a democratic exercise, but also the cultural richness of India and truly reflect the unity and diversity of our nation. Pure electoral rolls are the bedrock of any democracy. With this objective, the special intensive revision is being conducted as per Article 326 of the Constitution to ensure that no illegible elector is left out, while no ineligible person is included in the electoral rolls. I congratulate all the booth level officers, assistant electoral registration officers, district election officers, and all election officials who were involved in this work for ensuring its smooth conduct and completion. It has been a massive democratic exercise. Around 17.4 crore electors are going to participate in these elections, an exercise of continental scale and proportionality. To give you a feel of numbers, 17.4 crore electors roughly also comprise France, South Africa, Germany, and Canada. We will also see our guests from more than 20 countries from their electoral commissions who will be visiting these elections for witnessing the festive celebrations, the transparent and efficient celebrations of elections in India. The Commission, along with lakhs of election officials and security personnel, is committed for ensuring free, fair, transparent, accessible, and peaceful elections. Election Commission of India is also prepared to welcome each and every voter to their polling stations and provide them with a pleasant and comfortable voting experience. I would also like to make a special appeal to our youth and the first-time voters. My dear friends, you are about to step into one of the most important responsibilities of your life, exercising your democratic right, the right to vote. I urge you to participate enthusiastically in this great democratic exercise and cast your vote with pride, responsibility, and confidence. Your vote is your choice in shaping the future of your state and the nation. Elections in India are the festival of democracy. Chunav ka parv, hum sab ka garv. This festival of democracy belongs to every citizen, every elector of India. Before announcing the schedule of elections, I would like to present before you a brief PPT which will entail the details of these coming elections. The festival of elections, our pride, is going to be held in the state of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, and the Union Territory of Puducherry. The total electors are 17.4 crores, and the assembly constituencies are 824. The number of polling stations is roughly 2.19 lakhs, and the electoral machinery would consist of roughly 25 lakh personnel. To give you an overview, the end of term of Assam Assembly is on 20th of May, Kerala 23rd of May, Puducherry 15th of June, Tamil Nadu 10th of May, and West Bengal 7th of May.
To give you a little overview of the electors, Assam, as per the final list, would be roughly 2.5 crores, Kerala 2.7 crores, Puducherry 9.44 lakhs, Tamil Nadu 5.67 crores, and West Bengal, the final list on 20th February comprises of 6.44 crores, and the learned judges, after their adjudication, whatever supplementary list comes, they shall be added. To give you a feel of the category of our electors, we have more than 100 years of age centenarians in Assam, Kerala, even Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal. The 85 plus years of age electors are also good in number. Our Divyang Bhai and Bhai Behan, the first time electors, the electors from 20 to 29 years of age and service electors. These are statistics which will be circulated to you. A total number of 2.18 lakh polling stations shall be set up. Majority of them will be in rural areas. Average per elector is between 750 to 850, less than 900 in any case. The model polling stations will be set up in all the states and UTs, and there will be specially women-managed polling stations. Webcasting shall be 100% in all the polling stations, and there will be Divyang brothers and sisters managed polling stations as well. The electoral exercise in India is one of the largest and most unique exercise in the world. For example, in Assam, the polling teams undertake arduous journey of 50 to 60 kilometers from Majuli via ferry and road, cross Brahmaputra river and finally reach the remote Dhanegana polling station where 248 electors are there, and they reach there by tractor in the end. Similarly, in Kerala, Edamalkudi has around 693 electors, a tribal area of Idukki district, where the polling officials reach by completing 30 kilometers of journey through rugged off-road terrain by specified vehicles and followed by 8-kilometer trek by foot. Similarly, in Assam, West Bengal, in Alipurduar district, polling teams trek through the Baksa Tiger Reserve Hills to reach the polling booths of 759 electors. And similarly, in Tamil Nadu, Varusanad Hills, in Theni district, polling officers travel 3 hours across difficult terrain to reach 5 electors. Puducherry also, in its Chidambaram Pillai schools, once a French colony, was designated model polling stations, which has 2 polling stations of 722 and 651 electors. A total of 25 lakh election officials shall be deployed across 5 states and union territory, out of which 15 lakhs will be polling personnel, 8.5 lakh security personnel, 49,000 micro-observers, 1,444 observers, 40,000 counting officials, 21,000 sector officers, and 15,000 micro-observers for counting as well. The voter awareness campaign has progressed well, the maximum of which came through the special intensive revision enumeration forms. Apart from that, the Election Commission itself, the Chief Electoral Officers and our sweep icons have penetrated deep with the substantial range and depth to reach each and every voter. For EVM awareness, various camps have been organized at the district level and even at the returning officers level to ensure
that the transparency, the efficiency, and the information dissemination regarding this transparent electronic voting machines reaches the grassroots. The EVM awareness is Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu, and West Bengal. More than 717 demonstrations centers were set up. Polling stations through mobile distribution vans were set up. People participated in EVM awareness, which is roughly more than 28 lakhs. And people who tried mock polls also, the hands-on on EVMs were more than 25 lakhs. In order to ensure a pleasant voting experience, the Election Commission has issued directions that in every polling stations there shall be provisions for drinking water, toilets, signages, ramps, wheelchairs with volunteers, help desks, voter facilitation centers, sufficient lighting inside the voting compartment with adequate shade shall be there in all the polling stations. Special care shall be taken for all our respected senior citizens and Divyangjan. The polling station shall be on the ground floor. There shall be ramps. They have priority in voting. For seating arrangements, special benches shall be put up. They can also apply for home voting, and sufficient transport facility also will be available to our respected senior citizens and persons with disabilities. During the recent 12 months, the Election Commission of India has taken more than 30 new initiatives to ensure that elections are more transparent. The experience to the electors is much more pleasant, and all the stakeholders get all the necessary information as soon as possible. The first one of them has been the special intensive revision, which ensures, in accordance with Article 326 of the Constitution, that no eligible voter shall be excluded, while at the same time no ineligible person should be included. Amongst the new initiatives, just outside the gate of the polling station, an elector can go, deposit his or her mobile, go and vote inside and come out and collect the mobile and go back. In order to identify the candidate to whom the elector wants to select, there shall be colored photograph of all the candidates on the EVMs. In order to ensure that there are no long queues, not more than 1,200 electors shall be there in any polling station. The candidate booths can be set up just outside 100 meters of the polling station, and the voter information slip will have a clear number mentioning the voter's polling station, its number, and his part and serial number. Amongst the other new initiatives, one major initiative has been that all the applications of Election Commission of India now are under one app, which is applicable on mobile, available on mobile, and it is called as ECI Net. All the necessary information across all the stakeholders is available, whether it is your EPIC card, whether it is your polling station, whether it is about the candidate, whether it is about the affidavits of the candidate, whether it is about the progress of polling which is taking place, or whether it is about counting. There shall be 100% webcasting to ensure transparency in each and every polling station. The presiding officers of every polling station shall input the number of votes cast after every 2 hours to ensure that voting percentages which are being relayed through the media to the public at large is by and large accurate. And at end of the poll, whatever the figures are there in 17C, accordingly the percentage is also displayed without any further delay. All the booth level officers have been given identity cards
so that our electors and the households can identify them easily. And since our electoral staff has been working very hard, their remunerations were also increased. ECI Night, as I mentioned, will be containing all the 40 different applications integrated in a seamless manner. In another initiative to enhance transparency, the postal ballots will be counted 2 rounds before the EVMs. Similarly, all the statistics relating to the elections shall be available through ECI Net itself within 72 hours of counting being over. In case of any difference because of typographical errors between 17C, which is given at the polling stations, to all the polling agents who are present, and the EVM count, if there is a difference, the VVPATs of that EVM shall mandatorily be counted. Similarly, after the counting is over, the losing candidate can prefer, after prescribed payment of fee, checking of the EVM along with VVPAT counting. In order to ensure that the entire process is done similarly at all the polling stations, a gigantic training effort has been undertaken by the Election Commission of India by training officers right down to booth level officers by the Commission itself. The booth level agents were also trained, of course, the police officers, the DEOs, the communication officers, and this capacity building exercise had been piloted by India International Institute for Democracy and Election Management, IIIDM, which is run by the Election Commission of India. Election Commission of India also trains officers of more than 100 countries concurrently. In order to have a substantial dialogue and engagement with the stakeholders, the Commission adopted a consultative and collaborative approach by which more than 4,700 all-party meetings were held by all the returning officers, DEOs and CEOs of this country. Similarly, the Election Commission of India also invited all the national and state level political parties to have such meetings, and more than 28 such meetings have already taken place. There has been national conference with legal councils and interactions with field level beneficiaries, that is booth level officers, EROs, DEOs during the state visits. There have been other host of new initiatives which have been mentioned here, totaling to number 30. These slides will be there, and the Commission has been extremely proactive, transparent, efficient and consultative in its approach to ensure that the experience of election is much more pleasant to our prime stakeholder, that is the elector. Considering that India has been the mother of democracies and the largest of them all, with the most transparent elections taking place, the international idea is now currently being chaired by India. We also held an international conference with more than 70 countries. Next. Where the chief electoral officers from those countries has participated recently. Commission had review visits to all these 5 states/UT and met all the officers, as I had mentioned earlier, including our foot soldiers, that is our booth level officers. Clear directions have been issued to all the enforcement agencies, nearly 24 of them, that elections in these states and UT shall be inducement-free and violence-free. Directions have been issued to the collectors and the SPs that they have to act with complete impartiality and enforce the rule of law. The observers which will be visiting the states, their details should be made public, and any fake news on social media should be strictly monitored and necessary action taken. Shall we move to the poll shilling announcements now?
Next. All 126 assembly constituencies for Assam, the polling shall be just in one phase, and the polling shall take place on 9th of April, Thursday, 2026. The counting shall be on 4th of May. All 140 assembly constituencies of Kerala shall also go for polling on 9th April, that is Thursday, and counting shall be on the same day, that is 4th May 2026. Puducherry also will go along with Assam and Kerala. The date of poll is 9th April and the counting will be 4th of May. Tamil Nadu. Tamil Nadu, all 234 assembly constituencies will go for poll on 23rd of April in one phase, and the counting shall be on the same day for all the 5 states/UT, that is 4th of May 2026. West Bengal. West Bengal, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase, 152, and the second phase, 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April, and the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026. There will be 8 by-elections also, that is Goa, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Nagaland and Tripura. The name of the constituencies are mentioned here and the reasons which will be circulated to you. And the schedule would be that the assembly constituencies for Goa, Karnataka, Nagaland and Tripura will be held, the polling will be held on 9th of April, and for the assembly constituencies of Gujarat and Maharashtra on 23rd. The counting shall be on 4th of May for all the cases. Thank you. Now we shall begin with the question answer session. I'll request all of you to introduce yourselves and your organization before you ask the question. I'll also request you to ask one question per person and kindly do not repeat the questions. We shall be taking questions in groups of 5, after which the Honorable Chief Election Commissioner shall respond to that, and then we go on to the next round of questions. 6, 94, 25. Hello. 3. जी, मेरा सवाल है एबीपी न्यूज से मैं मोहित दुबे हूं सर, सामने 40 नंबर। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछली बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 8 चरणों में कराया गया था और इस बार आप 2 चरणों में करवाने जा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? क्या आपने ऐसी तैयारी कर ली कि 2 ही चरणों में आप करवाने जा रहे हैं? और एक तो देखिए, आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, जहां पर 4 राज्यों में और 1 यूनियन टेरिटरी में चुनाव होने हैं। आपको बताते चले कि केवल पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने हैं और बाकी सभी राज्यों में 1 चरण में चुनाव होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता दें कि 5 राज्यों में 824 सीटों पर वोटिंग होने हैं। असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, केरल में भी 9 अप्रैल को और पुडुचेरी में भी 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी, वहीं वेस्ट बंगाल में 23 अप्रैल को पहला फेज और 29 अप्रैल को दूसरे फेज में चुनाव होने हैं और सभी राज्यों की काउंटिंग 4 मई को होगी।
तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और असम, केरल, पौंडीचेरी में 9 अप्रैल को, वहीं तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। वेस्ट बंगाल में पहले चरण में चुनाव 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है और दूसरे चरण का वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। और सभी जगह के चुनावों के लिए वोटिंग का काउंटिंग 4 मई को होना है। 824 सीटों पर मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग के 25 लाख ऑफिसर्स इस चुनाव में लगे रहेंगे। असम में एक फेज में चुनाव होगा, वहीं केरल में भी एक फेज में और पौंडीचेरी में भी एक फेज में चुनाव होने हैं। तमिलनाडु में एक फेज में होंगे, वहीं वेस्ट बंगाल में 2 फेज में चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में 2 फेज में चुनाव होंगे, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें, 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में चुनाव होने हैं। और आपको बताते चले कि 6 राज्यों में 8 सीटों पर बाय इलेक्शंस भी होने हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के 5 राज्यों में एक चुनाव होने हैं। विधानसभा के चुनाव है। असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, वहीं केरल में 9 अप्रैल को, पौंडीचेरी में 9 अप्रैल को, वहीं तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होगी और 29 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होगी। वहीं सभी राज्यों के लिए मतगणना 4 मई को होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले कि भारत में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। केरलम और असम में 9 अप्रैल को चुनाव है। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग है, असम में 9 अप्रैल को, वहीं वेस्ट बंगाल में 2 चरणों में चुनाव है। 23 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग की जाएगी, वहीं दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, 4 राज्यों में और 1 यूनियन टेरिटरी में विधानसभा का चुनाव है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि 4 राज्यों में और 1 यूनियन टेरिटरी में चुनाव होने हैं। असम, केरला, पौंडीचेरी और तमिलनाडु में 1 चरण में चुनाव है, वहीं पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। 3 राज्यों में 9 अप्रैल को वोटिंग है, वहीं 2 राज्यों में, एक राज्य में 23 अप्रैल को और वेस्ट बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बड़ी खबर आपको बताते चले, 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में चुनाव होने हैं और ऐसे में पश्चिम बंगाल छोड़कर बाकी सभी राज्यों में 1 चरण में चुनाव होंगे और पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। चार मई को सभी राज्यों में काउंटिंग होगी। अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अमित, देखिए, 4 राज्यों के लिए और 1 यूनियन टेरिटरी के लिए जो चुनाव है उनकी जो डेट्स अनाउंसमेंट है वो हो चुके हैं। सभी राज्यों में 1 चरण में चुनाव है, केवल वेस्ट बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने। क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जो चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने घोषणा कर दी है
3 राज्यों में जो है वो एक फेज में चुनाव हो रहे हैं और 2 राज्यों में 2 फेजों में चुनाव हो रहा है। 2 राज्यों में अधिक विधानसभा की सीटें हैं, लिहाजा यही कारण है कि 2 फेज में जो है चुनाव हो रहा है। लेकिन चुनाव आयोग पर जो लगातार आरोप लग रहा था, उस सब के बीच ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने एक बड़ा दिल दिखाया है, और इसलिए दिखाया है कि आप समझ सकते हैं कि बंगाल जैसे राज्यों में सिर्फ 2 फेज में अगर चुनाव करा देना वो बहुत बड़ी बात होती है। आप खुद जानती है इस बात को लेकर कि बंगाल में आक्रामकता एक बड़ी वजह मानी जाती है कि हिंसा किस तरीके से होता है, 2021 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। लेकिन उस सब के बावजूद जो है वो 2 फेज में निर्णय करना कि 2 फेज में जो है वो बंगाल में चुनाव कराएंगे, ये सबसे अहम कदम खासकर जो है चुनाव आयोग का माना जा रहा है। और तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी 3 राज्यों में जो है वो एक फेज में चुनाव जो है वो होना है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है खासकर असम को लेकर, क्योंकि असम में भी एक फेज में चुनाव नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जो है वो इलेक्शन कमीशन पर जब यहाँ आरोप लगता है, इलेक्शन कमीशन को हटाने की बात के लिए नोटिस दिया जाता है लोकसभा, राज्यसभा में, लेकिन उस सब के बीच चुनाव आयोग का जिस तरीके से ये वोटर इस बार वोटिंग को लेकर जो उन्होंने फेज तैयार किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। तानिया, बिल्कुल अमित, साफ तौर पर देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल में पिछले बार 8 चरणों में चुनाव हुआ था और ऐसे में 2 चरणों में चुनाव करवाना ये एक चुनौती भी मानी जा सकती है इलेक्शन कमीशन के लिए। बिल्कुल उसी बात को मैं बता रहा था कि 2021 के विधानसभा सीटों पर 21 के चुनाव में जो है वो 8 मतलब फेज में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, और जो लिहाजा 2026 में विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में, जो इलेक्शन कमीशन ने अभी घोषणा की है उसके मुताबिक महज 2 फेज में जो है वो चुनाव हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किस लेवल पर चुनाव आयोग की तैयारी होगी। लिहाजा इससे पहले SIR जैसी बड़ी प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में हुई है, और उसके बाद 2 फेज में चुनाव कराना, उसका असम में भी, पश्चिम बंगाल को आप छोड़ दीजिए, अगर असम में देखिए तो असम में एक फेज में वोटिंग हो रही है वहां पर, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। वाकया जो 3 राज्य में जहां एक फेजों में चुनाव हो रहे हैं, वहां तो 2 यूटी जहां है वो तो छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, वहां कम विधान की सीटें हैं, लेकिन केरल और खासकर पश्चिम बंगाल ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां अधिक विधानसभा की सीटें हैं, और यहां 2 फेजों में चुनाव नहीं हुआ था। अमूमन 2 फेज नहीं होता है। जो राजनीतिक पंडित है वो भी कयास लगा रहे थे कि बहुत कम सीटों अगर फेज में चुनाव होगा तो कम से कम 3 फेजों में चुनाव होगा। लेकिन इस सब के इतर जब इलेक्शन कमीशन कुमार ज्ञानेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने 2 फेज का जिक्र किया कि पश्चिम बंगाल में जो है वो 2 फेज में चुनाव कराए जाएंगे, और बाकी जो 3 राज्य है उस तीनों राज्यों में जो है वो एक फेज में चुनाव कराए जाएंगे। तो इस सब के बीच जिस समय इलेक्शन कमीशन पर SIR को लेकर लगातार आरोप लग रहा है, आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर ही ममता बनर्जी ने पहले इलेक्शन कमीशन में जाकर मिली थी। अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं वो इलेक्शन कमीशन गए थे, और उसके बाद उन्होंने क्या आरोप लगाया था, आरोप की लंबी फहरिस्त थी कि इलेक्शन कमीशन जो SIR भी कर रहे हैं उसमें जो है वो कई तरीके के उन्होंने आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाए थे। यहां तक ही नहीं, बीते 2-3 दिन पहले जो है वो लोकसभा और राज्यसभा कार्यालय में जाकर बजाते नोटिस थमाया गया कि भाई साहब ये जो है वो बीजेपी के कठपुतली बन के काम कर रहे हैं, और लिहाजा यही कारण है कि इलेक्शन कमीशन को बदला जाए। इसमें निष्पक्षता पर सवाल उठेगी इलेक्शन कमीशन में, चुनाव जो है वो निष्पक्ष रूप से नहीं हो पाएगा। लिहाजा उस सब के बीच जब इलेक्शन कमीशन आज जो है कुमार ज्ञानेश घोषणा करने आए, उस समय सबको अंदाजा था, जो चुनावी पंडित है, जो पश्चिम बंगाल को समझते हैं, जो राजनीति को बखूबी समझते हैं, जो चुनाव को समझते हैं, उनका भी यह मानना था कि कमोबेश 3 फेज से कम में तो पश्चिम बंगाल में नहीं होगा, क्योंकि इसलिए कि वहां पर आक्रामकता देखने को मिलता है, हिंसा देखने को मिलता है। लिहाजा 2021 के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहां पर आक्रामकता और हिंसा देखी। यही बात है कि इसको लेकर लोग मान रहे थे कि कम से कम 3 फेजों में जो है वहां पर चुनाव होगा, लेकिन उस सब के इतर इलेक्शन कमीशन ने जब घोषणा किया तो सिर्फ 2 फेजों में जो है वहां पर चुनाव कराने का निर्णय लिया है। वो एक बहुत बड़ी बात है खासकर इलेक्शन कमीशन के लिए भी। बिल्कुल अमित, अगर देखा जाए तो बाकी भी राज्यों में हाल में चुनाव हुए, बिहार की बात कर ले, झारखंड की बात कर ले, सीटों की संख्या झारखंड में भी बहुत कम है, लेकिन जो एक फेज में चुनाव यहां पर भी नहीं हुए। बिहार की भी बात कर ले तो वहां पर भी एक फेज में चुनाव नहीं हुए। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को इस बार शायद संभालने वाली है चुनाव आयोग, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग के लिए काम तो काफी मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने भी कुछ सोच समझ कर ही यह कदम उठाया होगा। देखिए, बिहार हो या झारखंड हो, यहाँ की राजनीति परिदृश्य जो है वो अलग है। यहाँ पर हिंसात्मक ना के बराबर होता है अभी अगर ऐसा कुछ ना हो तो। लेकिन पश्चिम बंगाल में आपने 2021 के विधानसभा में देखा
चाहे वो मीडिया कर्मी हो या लोग हो, जो किस तरीके से वहां आक्रामकता नजर आती है वो किसी से छुपा नहीं है। लिहाजा यही कारण है कि वहां अधिक फेजों में, अब अधिक फेज में अगर चुनाव होता था तो इसको लेकर भी आरोप लगाया जाता था कि देखिए बीजेपी के अपने हिसाब से जो है वो चुनाव करवा रही है। लिहाजा यही कारण है कि अगर बीजेपी को लग रहा है कि यहां पर दिक्कत की स्थिति है, इसीलिए अधिक फेज में हो रहा है कि हम अपनी रणनीति को एक फेज के बाद बदल सकते हैं, दूसरे फेज के बाद बदल सकते हैं। लिहाजा यही कारण है कि अधिक फेजों में जो है वो चुनाव कराने की निर्णय लिया गया है। लेकिन इस सब के आरोप के बीच जहां पश्चिम बंगाल को लेकर एक अलग तरीके की परसेप्शन खासकर चुनाव में होता है, वहां पर इन सबको नजरअंदाज करते हुए चुनाव आयोग ने 2 फेज में जो है वहां पर चुनाव करने का निर्णय लिया है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग को चुनाव कराने से पहले कितनी बड़ी रणनीति तैयार की होगी, कितना होमवर्क खासकर पश्चिम बंगाल को लेकर चुनाव आयोग ने बाकायदा किया होगा। क्योंकि चुनाव आयोग को भी अपने आप को साबित करना है, जो फर्स्ट पहलू पर उन्होंने साबित किया है कि हम निष्पक्ष होकर चुनाव करा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। यही कारण है कि 2 फेज में चुनाव कराने की घोषणा हुई है। और इससे पहले बहुत बड़ा होमवर्क जो है वो चुनाव आयोग ने बाकायदा इसको लेकर क्या होगा कि अगर 2 फेज में अगर हम चुनाव करा रहे हैं तो किस तरीके की सुरक्षा के बंदोबस्त वहां पर हमको करना होगा और कैसे मैनेज करना होगा पोलिंग बूथों को, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है वहां पर। इस सबको चुनाव आयोग पहले का जो आंकड़ा है वो तमाम चीजों को देखते हुए और 2 फेज में किया है। ये बहुत बड़ी और काबिले तारीफ, यानी कि कह सकते हैं कि इस सब के बीच जहां आरोप लग रहा था चुनाव आयोग पर, हटाने की बात कही जा रही थी, लेकिन उसने एक तरीके का आकर यह साबित किया कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर जो है वो वोटिंग कराने की काम करती है। तानिया बिल्कुल अमित, केवल इन 5 राज्यों की बात नहीं है बल्कि देश के 6 राज्यों की 8 सीटों पर बाई इलेक्शंस भी हो रहे हैं। अब उसे भी चुनाव आयोग को देखकर चलना होगा कि वहां पर वोटिंग किस तरीके से होगी, कौन सी सीट कैसी है, वहां पर किस तरीके से रणनीति बनाई जाए ताकि शांतिपूर्ण मतदान हो और काउंटिंग हो। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग की घोषणा होने से पहले जो है वो एक टीम बनती है और टीम को जिस राज्यों में चुनाव कराना होता है वहां पर वो टीम पहुंचती है देखने के लिए, यानी कि कह सकते हैं कि निरीक्षण करने के लिए कि किस तरीके का यहां पर बंदोबस्त हम लोग करना पड़ेगा, कितना क्या वोटरों के लिए क्या क्या व्यवस्था करना पड़ेगा, कौन से इलाके में किस किस चीज, मतलब वोटर कैसे खासकर जो है वो चुनाव वोटिंग बूथ तक पहुंचे और वहां पर क्या क्या जो व्यवस्था करना पड़ेगा। चूंकि अप्रैल मई का जो है महीना होगा तो प्रचंड गर्मी उस समय में होता है, तो इनके लिए क्या क्या बंदोबस्त करना होगा। जो वोटर खासकर वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे तो वहां क्या क्या व्यवस्था दूं, जो बुजुर्ग महिलाएं या बुजुर्ग लोग वहां और वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे तो उनके लिए क्या बंदोबस्त हो पाए ताकि अधिक से अधिक जो है मतदान हो पाए, मतदाताओं की संख्याओं में वृद्धि हो पाए। जो आंकड़ा 51% 52% तक होता है वो 60+ हो, अत्यधिक कैसे हो पाए, इन सब को लेकर जो है वो चुनाव आयोग की एक टीम जो होती है वो पहले निरीक्षण करने के लिए पहुंचती है। वो एक ही बार नहीं, अलग अलग तरीके से हर एक जो जोन बांट दिया जाता है, जैसे 24 परगना का एक जोन हो गया, एक सिलीगुड़ी तरफ का जो जोन हो गया, तो अलग अलग जोन बांट के चुनाव आयोग पहले निरीक्षण करने के लिए पहुंचती है। चाहे किसी भी राज्यों में चुनाव होता है वहां पर, और उससे पहले जो SIR की प्रक्रिया है उसे कंप्लीट करके जो है वोटर लिस्ट जारी करना, ये तमाम चुनाव की घोषणा करने से पहले जो है वो चुनाव आयोग का काम होता है। और तमाम तरीके की सुरक्षा पहलुओं पर देखना कि यहां पर क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। इसमें पुराने डाटा को भी खंगाला जाता है कि पुराना क्या रिकॉर्ड रहा है, चूंकि यही आप सुनती होंगी कि कोई संवेदनशील बूथ होता है, वो उसी आंकड़े के हिसाब से जो है वो संवेदनशील उस हिसाब से बूथ होता है और उस पर उसी तरीके की जो है वो सुरक्षा व्यवस्था निगरानी। चुनाव आयोग की तैयारी पूरी नजर आ रही है क्योंकि 2 चरणों से ज्यादा में चुनाव करवा नहीं रही है इस बार चुनाव आयोग। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अमित पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथि जो है वो जारी कर दी है। असम, केरल, पौंडीचेरी, तमिलनाडु में 1 फेज में चुनाव होंगे और वेस्ट बंगाल में 2 फेज में चुनाव होंगे और सभी राज्यों के लिए मतगणना 4 मई को होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।